और बात होगी पीएम मोदी के कनाडा में पहुंचने की, क्योंकि कनाडा में उनका होता है जोरदार स्वागत। कैलगरी की सड़कों पर लोग जमा होते नजर आते हैं, वेलकम मोदी के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कनाडा दौरा, और यहां पर आप देखिए पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और वेलकम मोदी के नारों के साथ में यहां पर लोग इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में इस वक्त आप देखेंगे G7 के मंच पर मौजूदगी होगी प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में तिरंगा लिए लोग वेलकम मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कैलगरी की तस्वीरें हैं। कैलगरी की सड़कों पर वेलकम मोदी के नारे लगाए गए हैं। पीएम मोदी का कनाडा दौरा, अपने कनाडा दौरे के दौरान में एक तरफ जहां पीएम G7 समिट में सम्मिलित होंगे, तो वहीं उससे पहले की तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको जल्दी दिखाएंगे। सबसे पहली वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं कनाडा, तो उनका जोरदार किस तरह से स्वागत होता है। इसके साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं वो पीएम मोदी के स्वागत में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर लोग उतर आए और पीएम मोदी के नारे यहां पर लगाने लगते हैं और उनके स्वागत में लोग खड़े हो जाते हैं। कनाडा में पीएम मोदी, और ऐसे में लोगों में उत्साह उनको लेकर, लोग उनके स्वागत में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और वही देखिए G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 सम्मेलन में कई द्विपक्षीय बैठकें भी होगी पीएम मोदी की। पीएम मोदी छठी बार G7 समिट में शामिल होने वाले हैं, तो ये छठा मौका होगा जब पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। और ये जो ग्लोबल कद लगातार बढ़ रहा है भारत का, ये वो दिखाता है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के इतर जर्मनी, कनाडा, इटली और यूक्रेन के नेताओं से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और इस बीच पीएम मोदी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। कनाडा दौरा, फिलहाल कैलगरी पहुंचे हैं। यहां से अल्बर्टा प्रांत के कैननास्किस में आयोजित होने वाले 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी साइप्रस से सीधे कनाडा पहुंचे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात अब नहीं होगी। तो पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के इतर जर्मनी, कनाडा, इटली, यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप स्थानीय समय अनुसार सोमवार रात तक वॉशिंगटन DC लौटे और पीएम मोदी कनाडा में हैं, क्रोएशिया के लिए फिर यहां से रवाना होंगे। तो G7 शिखर सम्मेलन को लेकर एक तरफ जहां भारत किन किन मुद्दों को उठाने वाला है, इसको लेकर एकदम तस्वीर क्लियर है। दूसरी एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी के स्वागत में लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा में स्वागत होता है। तो G7 शिखर सम्मेलन जिसमें शिरकत करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खटास पैदा हुई थी कनाडा और भारत के रिश्तों में, क्या वो खटास दूर हो पाएगी? क्योंकि कनाडा की पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को बुलाया और उनको फोन किया। अप्रैल में लिबरल पार्टी के नेता कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं और G7 समिट में शामिल होने का न्योता पीएम मोदी को मिलता है। ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद कार्नी पीएम बने हैं और जो वहां के लोग हैं खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि बहुत ही जरूरी है कि कनाडा और भारत के रिश्ते बेहतर हों। ट्रूडो के टाइम में आपने देखा था कि लगातार ट्रूडो की गलतियों के कारण भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास पैदा हुई थी। और अब जब कार्नी ने पीएम मोदी को न्योता दिया G7 समिट में शामिल होने का, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो खटास थी, ये खटास अब दूर हो सकती है। और वहां के लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये खटास दूर होनी चाहिए। भारत और कनाडा के रिश्तों में जो खटास है वो कम होगी, एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। घरेलू लाभ के लिए ट्रूडो ने संबंध खराब किए थे। और संजीव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो खटास ट्रूडो के कारण से पैदा हुई थी वो कार्नी के इस प्रयास से खत्म हो जाएगी, रिश्ते बेहतर होंगे, वो मिठास वापस लौटेगी? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त हो गए थे। और जिस तरीके के बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए थे भारत के ऊपर,
निज्जर जैसे आतंकी की हत्या के संदर्भ में वो भारत को कभी भी स्वीकार नहीं थे, और भारत के बिल्कुल। जस्टिन ट्रूडो की सरकार से ये भी अपेक्षा थी कि वो वहां पर खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो जस्टिन ट्रूडो ने नहीं किया। लेकिन अब कार्नी की सरकार से भारत ये अपेक्षा अवश्य रखता है कि कार्नी की जो सरकार है वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए जो अपेक्षित कदम है वो उठाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान हम ये आशा करते हैं कि जो दोनों देशों के बीच के आपसी जो संबंध है उसमें सुधार आएगा, उसमें बेहतरी आएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। अब देखना होगा कि कार्नी की सरकार किस तरीके का कदम उठाती है, लेकिन जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना आज के समय की आवश्यकता है। और यदि कार्नी की सरकार ऐसा कदम उठाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यह भारत और कनाडा के संबंधों को बेहतर बनाएगा। और G7 की जो समिट है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं, भारत और कनाडा के संबंधों के संदर्भ में भी ये जो विजिट है वो महत्वपूर्ण है, और इन संबंधों को बैक एंड ट्रैक आना चाहिए। और दोनों ही बड़े देश हैं, बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो तनावग्रस्त है, और इसमें अब सुधार अगर होता है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, G7 समिट से ही एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है, वो होता है ईरान को लेकर कि परमाणु हथियार कभी नहीं रख सकता। और क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में जब पीएम मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है, जब एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर भारत किस तरीके से अपनी सिचुएशन को डील करने वाला है हर लिहाज से? देखिए, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो G7 हो, भारत जाहिर है कि ऐसे किसी रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं बनना चाहेगा कि जहां पर किसी एक का जो पक्ष लिया जाए और दूसरे को जो है बिल्कुल उसकी आलोचना की जाए। भारत एक संतुलित विदेश नीति कंडक्ट करता है, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति के लिए भारत जाना जाता है। और भारत ने एससीओ के भी जो स्टेटमेंट में कहा कि हम उसमें उस डिस्कशन में हम नहीं शामिल थे। और यहाँ पर जो G7 का जो ये स्टेटमेंट है उसमें जाहिर है कि भारत G7 में एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे, भारत G7 का सदस्य नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और ये जो स्टेटमेंट है वो G7 के सदस्यों के द्वारा, उनके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन का उनका स्टेटमेंट है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत के इजराइल के साथ और ईरान दोनों ही के साथ बड़े ही अच्छे संबंध हैं, और भारत ने दोनों को रिस्ट्रेंट बरतने की सलाह दी है। भारत ने यह भी कहा है कि जो सिचुएशन है उसको डी एस्केलेट किया जाए। डी एस्केलेशन आज समय की आवश्यकता है, और यदि ये युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तो ये इन दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित होगा। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए भी अच्छी नहीं होगी, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। और विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत ही गंभीर तरीके से बाधित हो सकती हैं, और इसके ऊपर असर पड़ना भी शुरू हो गया है। जो क्रूड ऑयल के जो दाम है बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट जो है लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं। और ये जो पूरा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और स्टेट ऑफ हार्मुज भी ब्लॉक होता है तो जाहिर है कि भारत के ऊपर भी इसका खराब असर पड़ेगा। जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं, एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं, वो डिसरप्टेड होंगी, और इससे भारत के जो हित हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो भारत भी ये चाहेगा कि दोनों जो राष्ट्र हैं आपसी बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाल ले, और कुछ ऐसा फर्दर न करे जिससे कि ये सिचुएशन और अधिक एस्केलेट करे, और ये आज समय की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किसी पक्ष का साथ न लेते हुए शांति और संवाद का पक्षधर रहेगा और उसी के लिए अपील करेगा। और इसीलिए वो जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेसी एक्शन में नज़र आनी चाहिए, वही मेरा सवाल था। क्योंकि विशिष्ट अतिथि भारत है वो तो तय है, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जब हमारी वहाँ पर मौजूदगी है तो क्या इससे कोई ऐसा तो संदेश नहीं जाएगा ना ईरान को कि भारत उसका साथ नहीं, भारत उसके साथ नहीं है, क्योंकि जिन रिश्तों का मैं जिक्र कर रही थी, और क्योंकि ये बहुत ही थिन लाइन होती है, इसीलिए मैं बहुत संभल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो एक एक शब्द का बहुत ही वैल्यू होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे विचारों से के अनुसार ये बिल्कुल भी गलत मैसेज नहीं जाएगा। और भारत ने, जैसा कि मैंने कहा कि एससीओ की भी जो स्टेटमेंट आए थे उसमें भी भारत ने कहा था कि हम उसके डिस्कशन में शामिल नहीं थे, और वो जो
और भारत एक संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है। अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने संबोधन में ये कहा है कि जो अपनी बात को फिर से रीआइटरेट किया है, दोहराया है कि ये जो युग है, युद्ध का युग नहीं है। युद्ध से समस्याओं का समाधान अगर ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला और इसका परिणाम अस्थिरता और विनाशी होगा। और जाहिर है कि ये जो तरीका है समस्याओं के समाधान का, वो ये उचित नहीं है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत शांति का पक्षधर है, संवाद का पक्षधर है, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर का पक्षधर है। और भारत के ईरान के साथ भी संबंध बड़े अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं। हमारे ईरान के साथ सिविलाइजेशनल टाइज हैं, चाबहार का पोर्ट भी हम वहां बना रहे हैं और अनेक की सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर्स के भी हमारे संबंध बेहतर रहे हैं। ईरान के ऊपर जब बड़े सैंक्शंस नहीं लगे थे तो हम बड़ी मात्रा में वहां से ऑयल भी इंपोर्ट करते थे और अभी भी हमारा एनर्जी का एंगेजमेंट वहां के साथ बना हुआ रहता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। इजराइल के साथ हमारे जो संबंध हैं वो जाहिर है कि अन्य की सेक्टर्स में भी बहुत ही गहरे और मजबूत हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आपस में जो एक गहरी मित्रता है, तो ये जो सारे सिचुएशन के आधार पर ये स्पष्ट है कि दोनों ही राष्ट्रों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो वाइटल हैं, हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए है। और भारत, देखिए एक बात मैं आपके दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत की विदेश नीति है उसमें रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका एक इंटीग्रल अभिन्न अंग है। भारत किसी दबाव में आकर के कोई अपने स्टैंड को नहीं लेता है। भारत की विदेश नीति में हमेशा से एक रणनीतिक स्वायत्तता रही है। उसी रणनीतिक स्वायत्तता को एक्सरसाइज करते हुए हम अपने डिसीजंस लेते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा कि हमने किसी का साथ नहीं दिया और हमने भारत के तरफ से ये कहा गया कि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम शांति के साथ हैं, हम किसी के साथ हैं तो संवाद के साथ, हम शांति और संवाद के साथ हैं। और संजीव जी, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपसे समझना चाह रही हूँ वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ग्लोबली अगर देखें, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, मेगा इवेंट्स, जैसे G7 समिट की अगर हम बात करते हैं, पीएम मोदी का यहाँ पर पहुँचना, क्या ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश नहीं है कि भारत की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है? उपयोगिता, ये बहुत ही सामान्य शब्द है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, उपयोगिता है, उससे भी ज्यादा जो बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो प्रभाव, महत्ता भी कह सकते हैं। और ये जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो लगातार बढ़ रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा।